नमस्कार, स्वस्थ देश में आपका स्वागत है। स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जिसके बारे में जितनी जानकारी हो उतनी कम है, और ये ऐसा विषय है जिसकी जो जानकारी है, जिसके बारे में जागरूकता जो है मनुष्य के पैदा होते से ही शुरू हो जाती है। और आज हम इसी बात पर ही चर्चा करने जा रहे हैं कि किस तरह से एक नवजात की देखभाल करनी चाहिए। माँ बनना हर औरत का सपना होता है और वो अपने आप को तभी पूर्ण मानती है जब उसकी गोद में उस नन्हे मुन्ने की किलकारी गूंजती है। लेकिन उसके जन्म के साथ ही उसकी जिम्मेदारियां किस तरह से शुरू हो जाती है, किस तरह से वो अपना और अपने उस नन्हे मुन्ने की देखभाल कर सकती है, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मधु माथुर। आप हैं प्रोफेसर इन हेड नियोनेटोलॉजी। डॉक्टर मधु, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वस्थ देश में। जैसे कि मैंने कहा कि हर महिला का सपना होता है, हर लड़की जब माँ बनती है अपने आप को संपूर्ण महसूस करती है। तो सबसे पहले तो जो देखभाल की हम बात करते हैं, नवजात शिशु की देखभाल, वो कब से शुरू हो जाती है? आप शायद सोच रही होंगी मैं कहूँगी गर्भावस्था से या उसके बाद से, पर आपने गर्भ संस्कार का नाम सुना होगा। जी बिल्कुल। तो ये गर्भ से पहले शुरू हो जाती है। गर्भधारण से पहले माँ की मानसिक और शारीरिक तैयारी ज़रूरी है। वो मानसिक रूप से प्रिपेयर्ड होनी चाहिए बच्चे को पैदा करने के लिए, बहुत आवश्यक है। दूसरी बात, उसको शारीरिक तौर पे भी अगर उसका वज़न बहुत कम या बहुत ज़्यादा है तो सही वज़न पे आए तो बहुत सारी कठिनाइयाँ या प्रॉब्लम्स बच्चे में और उसमें दोनों में कम हो जाएंगी। बच्चे माँ में अगर कोई बीमारी है, कोई दवाइयाँ चल रही हैं, तो डॉक्टर को दिखा के क्या वो दवाइयाँ बच्चे गर्भधारण के बाद बच्चे को नुकसान तो नहीं करेंगी, उनमें कोई बदलाव की ज़रूरत है, ये सब ज़रूरी है। अगर मदर को हाइपोथायराइडिज्म है, थायराइड की बीमारी है, तो पहले 11 हफ्ते तक बच्चा अपना थायराइड उसका काम नहीं करता, तो माँ के थायराइड पे होता है, जो कि उसके मेंटल ग्रोथ, मानसिक विकास के लिए ज़रूरी है। तो उसका एप्रोप्रिएट, उसका सही तरह से इलाज हो ताकि स्वस्थ बच्चा पैदा हो सके। माँ में अगर कोई खून की कमी है, उसका इलाज, और जैसे अपन देखते हैं बाद में आयरन, फोलिक एसिड वगैरह बाद में देते हैं, पर अगर उसे 3 महीने पहले फोलिक एसिड शुरू कर दिया जाए तो जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं, जो तंत्रिका तंत्र की कुछ बीमारियां होती हैं, रीढ़ की हड्डी में फोड़ा होता है और जिसके बाद में इलाज इन सब की संभावना न के बराबर हो जाती है। जी। तो ऐसी एक चीज़ और है जो मैं कहना चाहूँगी, हालांकि वो शादी के साथ शुरू हो जानी चाहिए कि जन्म पत्री ना मिला के जीन पत्री मिलाई जाए। बहुत अच्छी बात कही आपने कि जन्म पत्री तो मिलाने का एक चलन है ही, साथ में जीन पत्री जो है वो भी बहुत आवश्यक है। अगर नहीं भी हुआ है जी, पर जब गर्भधारण का समय आए तो अगर कोई परिवार में कोई ऐसी विकृति या कोई बीमारी का हेरिडिटरी कोई हिस्ट्री है जी, तो उसके लिए जेनेटिक एनालिसिस दोनों मदर फादर की करा के और उसका क्या पॉसिबल है डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का निदान संभव है। बिल्कुल। दूसरी बात, पर कुछ तो बहुत आसान है जेनेटिक एनालिसिस, हो सकता है कुछ कॉस्टली हो, हर एक में करना पॉसिबल ना हो, पर एक हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, बड़ी कॉमन बीमारियां हैं, थैलेसीमिया है, सिकल सेल डिजीज़ है, इसमें सिर्फ एक 500 रुपए की जांच हो माँ बाप की, और अगर वो कैरियर हैं उस बीमारी के, उनमें वो बीमारी नहीं है तो पता ही नहीं होता है कि वो बीमारी के कैरियर हैं, अगर दोनों हैं, पर उनके बच्चे में 25% संभावना होती है कि ये बीमारी विकट रूप में सामने आ जाए। जी। तो अगर ये छोटी छोटी जांचें डॉक्टर के कहने पे क्या करा होता है ली ना, जाएं। अक्सर जब भी कोई भी परिवार या जो लड़का लड़की हस्बैंड वाइफ है, जब वो सोचते हैं कि अब उन्हें परिवार को आगे बढ़ाना है, तो वो देखते हैं कि हम दोनों स्वस्थ हैं, दिखने में स्वस्थ हैं, मॉडरेट वेट है, तो इतनी सोच जाती ही नहीं है कि हमें जाकर के डॉक्टर को पहले चेकअप करवाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये भी एक जागरूकता का अभाव है कि अगर आप नॉर्मल भी हैं, आपका वेट भी मॉडरेट है, उस केस में भी क्या आपको पहले डॉक्टर के पास जाकर सलाह लेनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सी ऐसी बातें सामने आएंगी कि आपके बहुत कम खर्चे में बहुत सारी परेशानियों से बच जाएंगे। आप इन्हें थोड़ा थोड़ा अपने जीवन शैली में बदलाव करके, बहुत छोटे मोटे टेस्ट करा के भी, कोई बहुत महंगे टेस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, तो भी वो आप बहुत सारी बीमारियों और बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। जी। और गर्भधारण के बाद तो निश्चित रूप से आपको हर ट्राइमेस्टर में जांचें जैसे हो, सोनोग्राफी, किस तरह की देखभाल जो है ट्राइमेस्टर वाइज जरूरी होती है मैम? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोई इन्फेक्शन जहाँ तक हो सके ना हो, दवाइयाँ मिनिमम अपने से तो कभी नहीं लेनी है, क्योंकि बहुत सी दवाइयाँ जो हैं बच्चे को नुकसान करती हैं। तो कोई भी दवाई लेनी है, कोई छोटा मोटा फीवर भी हो रहा है, इन्फेक्शन, तो डॉक्टर की सलाह लें। वो बताएंगे क्या लेना है और समय पे इलाज करके किसी बहुत बड़ी
जन्मजात विकृति या उससे बचा जा सकता है बच्चे की। जी। और उसी के उसी समय कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं कि कोई जेनेटिक डिजीजेस हैं, तो इवन सेकेंड ट्राइमेस्टर की शुरुआत में एक एनोमली स्कैन होता है, जिससे बच्चे में कोई विकृति आ रही है तो समय रहते अगर उसको उस प्रेगनेंसी से छुटकारा भी पाना हो तो समय से पाया जा सके, ना कि सारी ज़िंदगी उसको झेला जाए। बिल्कुल। और कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं, तो उनको टेस्ट करा के भी बहुत सी बीमारियों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि बच्चे में तो नहीं आ रही है। जी। तो इस तरह की सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी होती है। और थर्ड ट्राइमेस्टर में आके तो इस पूरे में ही माँ का न्यूट्रिशन, और माँ को कुछ दवाइयाँ भी दी जाती हैं, वैक्सीनेशन किए जाते हैं टेटनस टॉक्साइड के, ये सब आमतौर पर होता है, पर ये सब कहीं बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आयरन, फोलिक एसिड, ये कैल्शियम, ये सब दी जाती हैं जैसे जैसे समय के साथ डॉक्टर बताए, तो उसका सब समय से सेवन करना चाहिए। और समय समय पे एंटीनेटल चेकअप कराते रहना चाहिए, जो माँ के लिए भी अच्छा है जी, और बच्चे के लिए भी अच्छा है। माँ को मान लीजिए गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो रही है, या माँ को कोई, तो ये सारी जांचें जो होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान या पहले बता देती हैं? कुछ पहले से और कुछ प्रेगनेंसी के दौरान कराने से आप समय से बहुत सारी परेशानियों से बच जाएंगे। जी। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम जब देखते हैं जो खासतौर से महिलाओं में देखी जाती है वो है अनीमिया, खून की कमी। साथ में ऐसी कौन कौन सी डेफिशिएंसीज होती है जो बहुत कॉमन होती हैं, और उन डेफिशिएंसीज के लिए क्या खुद से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए या वो भी डॉक्टरी सलाह से, जो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट है उनकी सलाह? सबसे कॉमन तो आयरन डेफिशिएंसी है जो है। हालांकि बहुत सारी और बीमारियां भी होती हैं, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, और भी बहुत सारी हो सकती है। मैंने बताया आपको ही, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, ये सब। ये थैलेसीमिया ट्रेट में भी माँ का वो कम होता है जो कैरियर है, जिसमें आपको पता ही नहीं होता है पहले से ये है, उसमें आयरन नहीं देना होगा, पर और तरह से ध्यान रखना है कि बच्चा उस बीमारी से ग्रसित तो कैरियर हो सकते हैं। हाँ, कैरियर हो सकते हैं माँ। तो इन सब का सप्लीमेंट, जो भी अगर कमियाँ हैं उनका सप्लीमेंट समय से किया जाए जी, तो बहुत सारी परेशानियों से माँ भी बच सकती है और बच्चा भी। बिल्कुल। और जब बच्चे का जन्म होता है तो पूरे परिवार में एक हर्षोल्लास, एक उत्सव का सा माहौल होता है। कभी कभार जो बच्चा है वो अपने जो डेट होती है उससे जल्दी प्री मैच्योर बेबीज़ पैदा हो जाते हैं। उस केस में हम क्या मानते हैं, जो नवजात शिशु है उसकी आयु जो होती है वो क्या होती है? मतलब कब एक बच्चे को नवजात कब तक कहा जाता है? फुल टर्म हम पूरे टर्म बोलते हैं 40 वीक्स को, पर 37 to 40 वीक्स हम फुल टर्म बोलते हैं। पर 37 वीक्स से पहले, जो 37 हफ्ते पूरे होने से पहले प्रेगनेंसी के, वो अगर जो बच्चा पैदा होता है इसे प्री मैच्योर कहते हैं। और उसमें कुछ नेचुरली उसके ग्रोथ में, उसके डेवलपमेंट में कुछ कमी होती है, तो उसको एक स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। न सिर्फ उसका वज़न कम होता है, वज़न तो कम होता ही है, परंतु उसके बहुत सारे ऑर्गन्स, उसके अंग भी पूरी तरह से विकसित नहीं हुए होते हैं, खासतौर से रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने का यंत्र, सब। तो उन सब में एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप डॉक्टर की सलाह लें। बहुत थोड़ी सी अपनी कोशिश से, थोड़ी सी डॉक्टर की सलाह से, डॉक्टर की केयर से, किस वज़न पे, किस गेस्टेशन पे, किस मतलब कितने वीक का हो तो किस में भर्ती करने की ज़रूरत है, किस में भर्ती करने की ज़रूरत नहीं है, घर पे केयर की जा सकती है, किस में और भी उससे ऊपर कुछ होता है। आपने सुना होगा बहुत सारी इंजेक्शन लगाए जाते हैं, सर्फेक्टेंट दिया जाता है लंग्स को डेवलप करने के लिए। वो सब जो डॉक्टर कह रहा है कोई गलत नहीं बोलेगा। आपको सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि सलाह गलत है, आप समझने की कोशिश करिए, उनसे पूछ सकते हैं, पर उनका उचित इलाज कराएं तो उनका विकास भी बिल्कुल नॉर्मल आम बच्चे की तरह हो सकता है। और नॉर्मल बच्चे डेवलप होते हैं। इवन 24, 25, 26 हफ्ते के बच्चे भी 20 भी नॉर्मल हमने देखे हैं डेवलप होते हुए हमारे न्यूरोटोलॉजी यूनिट में। उनको समय से इलाज मिला, अटेंशन मिला, माँ को भी और बच्चे को भी। अगर नॉर्मल जो फुल स्पैन के बाद जो बच्चे पैदा होते हैं, कब तक उन बच्चों को नवजात कहा जाता है? क्योंकि हमारे यहाँ तो 6 महीने तक भी बच्चों को नवजात समझा जाता है। तो नवजात की वो जो कैटेगरी होती है, एज ग्रुप, वो क्या होता है? वैसे तो बच्चा 3 से 6 महीने भी बहुत छोटा नवजात की तरह ही होता है, परंतु स्ट्रिक्ट सेंस में साइंटिफिकली अपन 28 दिन से 1 महीने तक के बच्चे को ही नवजात कहते हैं। जी। उसके बाद वो
बच्चा कहलाता है, नवजात नहीं कहलाता। हाँ, लेकिन क्योंकि हम सब इतने शायद ममता में खोए होते हैं कि पर बच्चा केयर बहुत तो हमें छोटा उसके है, बाद बिल्कुल। भी करनी ही होती है बिल्कुल। बच्चे की। केयर की अगर हम बात करें तो जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो जो बड़े होते हैं घर के, जो हमारी फैमिली स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत सारे रीति रिवाज उससे जुड़े होते हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग आ जाते हैं और कुछ ना कुछ रिचुअल शुरू हो जाते हैं माँ के लिए, बच्चे के लिए, जिनका होना बहुत ज़रूरी है, परिवार का साथ होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में किस तरह से केयर की जानी चाहिए? देखिए, कोई भी बच्चा है ना, उसे 3 चीज़ों की बहुत ज़रूरत आज तक जो आप कह रही हैं, उसमें प्यार भी शामिल है, उनको खिलाया पिलाया भी जाएगा, पोषण भी शामिल है, ये 2 चीज़ें तो हैं। पर तीसरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे लोग भूल जाते हैं, फ्रीडम फ्रॉम इन्फेक्शन, या इन्फेक्शन उन्हें ना हो, क्योंकि बहुत नाजुक होते हैं, उन पर इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अगर इतने लोग उनके अराउंड आ जाएंगे और तो उनके इन्फेक्शन लगने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। उनकी इम्यूनिटी इतनी डेवलप नहीं हुई होती है कि वो इस तरह के, कोई उन्हें चूम रहा है या उन्हें गोद में ले रहा है, हर तरह के होते हैं, शहद चटाया जा रहा है। शहद तो चटाना ही नहीं है, या कोई भी ग्रेप वाटर्स, शहद और इस तरह की कोई चीज़ नहीं देनी चाहिए। इनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जी। उनको सिर्फ माँ का दूध पैदा होने के 30 मिनट से 1 घंटे के अंदर अंदर अगर उसे माँ का दूध मिल जाए तो वो जो इनिशियल, जैसे कई पुराने लोग कहते थे ये तो पहले का खीस है, इसे तो फेंक दें। नहीं, फेंकना नहीं है, वो अमृत है। वो रंग भी पीला होता है, गोल्ड की तरह है, वो गोल्ड है, आप गोल्ड को नहीं फेंकते ना। बिल्कुल। और वो चाहे 2 बूंद भी आ रही हैं माँ के, वो भी अमृत हैं, क्योंकि वो बच्चे की लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी बनाती हैं जी। उसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जो बच्चे को इम्यूनिटी भी देते हैं, पोषण भी देते हैं, बहुत रिच होता है, बहुत उसको देना बहुत आवश्यक है। जो कोलेस्ट्रॉल में लोग तो बाहर से लेके, हमारे यहाँ तो ह्यूमन मिल्क बैंक है, अगर मदर के नहीं भी आ रहा है तो ह्यूमन मिल्क बैंक से लेके मिल्क दिया जाता है बच्चे को जहाँ तक हो सके, क्योंकि माँ का दूध बच्चे के लिए टेलर मेड है। आपको कभी ऐसे बाजार से पहने हुए कपड़े इतने अच्छे नहीं लगेंगे जो आप सिलवाते हैं अपने नाप के हिसाब से। ऐसे माँ का दूध भी, उसकी माँ का दूध माँ उस बच्चे के लिए टेलर मेड है। तो वो चाहे खीस है, चाहे उसके बाद का है, वो उसके लिए अमृत है, उसके पोषण के लिए बेहतरीन है जी। वो बेहद आवश्यक है, उसे वही दिया जाए और कोई चीज़ न दी जाए, चाहे वो 2 बूंद है, जी। चाहे अगर एक हम चम्मच खान पान है। की बात करें तो बच्चे के लिए तो ये अमृत है ही, लेकिन माँ के लिए किस तरह की डाइट होनी चाहिए जो बिल्कुल नई माँ बनी है? क्योंकि फिर से हम जिस समाज में रहते हैं, जो हमारे संस्कार हैं, अलग टाइप की डाइट दी जाती है, डॉक्टर्स अलग टाइप की डाइट रेकमेंड कर सकते हैं। तो किस तरह की डाइट एक माँ के लिए जो एकदम न्यू मदर होती है उनके लिए होती है? अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो वो सब एक बैलेंस डाइट ले, पानी ज़रूर खूब अच्छे से पिए, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसे एक प्रकार से दूध भी, जो दूध का मीडियम है वो वाटर है, तो पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। जो कई बार दूध नहीं आता है, अगर वो पानी अच्छे से पीती रहे तो दूध आने की संभावना ज़्यादा अच्छे से रहती है जी। इसके अलावा उसमें सब प्रोटीन, हाई प्रोटीन, नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट और फैट एंड विटामिन्स, मिनरल्स, एक बैलेंस डाइट जिसमें दाल भी हो, सब्ज़ी भी हो, हरी सब्जियां भी हो, रोटी भी हो, जिसमें बहुत भारी खाना चाहे ना हो, पर जैसे उसमें फल भी हो, सलाद भी हो, तो वो सब चीज़ों के माँ को शुरुआत से दी जा सकती है नॉर्मल डिलीवरी में। और इवन सिजेरियन में भी जैसे डॉक्टर कहें कुछ टाइम बाद, मतलब शायद 1 दिन में कह देते हैं, जब भी उनके उसकी स्थिति को देखते हुए वो एडवाइस करें, खाना देना शुरू कर देना चाहिए, उसे डिप्राइव नहीं करना चाहिए, वो बच्चे के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ एक कल्चर जो हम देखते हैं, जो मदर होती है उसे बहुत हाई फैट फूड दिया जाता है, बहुत सारा उसको हाई कैलोरी फूड दिया जाता है, घी दिया जाता है, और बहुत देसी चीज़ें भी दी जाती हैं जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होती हैं। किस केस में देनी चाहिए और कब देनी चाहिए? कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं, दाना मेथी, अजवाइन, ये सब मिल्क प्रोडक्शन में भी हेल्प करती है और माँ के यूट्रस को भी मतलब नॉर्मल शेप में आने में बहुत मदद करती है। में सब चीज़ें बहुत, अजवाइन की चीज़ें, दाना मेथी की, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, परंतु बहुत ज़्यादा घी देना उचित नहीं है। ये थोड़ा सा इसमें बदलाव की ज़रूरत है, वरना न्यूट्रिशियस फूड दें। और कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं जी, जैसे गोंद है, वो हाई कैल्शियम फूड है, तो ऐसे देते हैं, पर उन सब चीज़ों को देना कोई बुरा नहीं है जी। अगर वो माँ आराम से ले, पर फोर्सफुली ना दिया जाए, क्योंकि आपने चीज़ों की दवाइयाँ भी हैं, अब कैल्शियम है, ये सब। बिल्कुल। तो ऐसे तो कहीं ना कहीं जो
बहनें हमारी जो माँ बनना चाहती हैं या नई माँ बन चुकी हैं, तो अगर आप सोचती हैं कि ये सब चीज़ें लेना आपके स्वास्थ्य को ख़राब कर सकता है, तो सब बिल्कुल नहीं है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें देते हैं, जो आपको खिलाना चाहते हैं, आप उसे बहुत प्यार से खाएं, क्योंकि जितना प्यार से आप खाएंगे आप उतने ही हेल्दी बच्चे को जन्म दे पाएंगी, आप भी स्वस्थ रहेंगे और साथ में आपका जो नवजात शिशु है वो भी बहुत खुश रहेगा। बच्चे के पैदा होने के साथ में बहुत सारे सवाल शुरू हो जाते हैं। अब इसकी मालिश कराना, अब इसको नहलाना है, और इसके कपड़े कैसे होने चाहिए, बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो कहीं ना कहीं बहुत खुशी की भी बात होती है, लेकिन केयर जो आपने कहा इन्फेक्शन फ्री। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चे को नहलाने की। मैम देखिए, जब तक उसकी नाल नहीं गिरी है बच्चे को नहलाना नहीं है, नहलाना नहीं है। उसके स्पंज बात कर सकते हैं कि निवाए गुनगुने गर्म पानी में, गुनगुने पानी में कपड़ा, सूती कपड़ा डुबो के उसे पोंछ दीजिए, और वो भी नाल के हिस्से को नहीं टच करना है, क्योंकि उसमें वो इन्फेक्शन प्रोन होता है, उसमें इन्फेक्शन लग गया तो दिक्कत आती है। उसकी कोई नहीं ऐसे केयर की ज़रूरत नहीं है। कोई इन्फेक्शन पार्ट लगे तो आप डिटर्जेंट पाउडर वगैरह लगाते हैं, पर उसकी भी नॉर्मली केस में ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्पंज बात दीजिए, और उससे दो चीज़ों का फ़ायदा होता है। बच्चा बहुत, उस टेम्परेचर उसका बहुत लेबाइल होता है, वो स्पेशली ठंड में उसको बच्चे के हाइपोथर्मिया हो जाता है, टेम्परेचर की कमी। सेम वे में हाई टेम्परेचर में भी वो बहुत ज़्यादा सर्वाइव, उसको सही टेम्परेचर, जैसे रूम का टेम्परेचर लगभग 27-28 डिग्री रखना चाहिए। अब हर एक के पास टेम्परेचर थर्मामीटर नहीं है, रूम थर्मामीटर। उसका एक बहुत आसान तरीका है कि जो आपको, माँ को या दूसरे को जो टेम्परेचर अच्छा लग रहा है उससे थोड़ा सा गर्म रखें। अगर आपको 25 डिग्री पे एसी अच्छा लग रहा है तो उसे 26-27 कर दीजिए। 27, सिंपल तरीका ये है कि थोड़ा सा जो आपको भी अनकंफर्टेबल ना हो, पर आपके कंफर्ट से थोड़ा सा ज़्यादा हो जी। और नहला सकते हैं आप 15 हफ्ते 10 दिन बाद। जब आप नाल गिर जाती है तो हवा का एटमॉस्फेयर नहीं हो, जहाँ पे मतलब हवा ना हो, उसे बंद कमरे में निवाए पानी से नहला सकते हैं, पर 1 महीने तक सिर्फ पानी से नहलाएं, किसी साबुन का इस्तेमाल। यही मेरा अगला सवाल था कि हम कॉस्मेटिक्स की बात करते हैं और इतने फैंसी प्रोडक्ट्स आते हैं यहाँ पे। डॉक्टर साहब, एक चीज़ दिमाग में और भी आई थी कि कभी कभार हम देखते हैं जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें जॉइंटिस कहा जाता है कि उसको जॉइंटिस हो सकता है या है। ऐसे में किस तरह के प्रिकॉशंस होते हैं, कैसे पता चलता है कि बच्चे को जॉइंटिस है और क्यों होता है? देखिए, जॉन्डिस नॉर्मली भी फिजियोलॉजिकल जिसे कहते हैं वो भी होता है। तो बहुत से केस में जब जॉन्डिस होता है, शुरुआत में थोड़ा हल्का हल्का जॉन्डिस होता है, 3-5वें दिन 6ठे दिन जाके वो 5वें-6ठे दिन मैक्सिमम होता है और फिर कम होके ख़त्म हो जाता है। परंतु उसी दिनान वो बहुत बढ़ भी सकता है। उसका इतना सीरियस लेवल आ सकता है कि वो ब्रेन को अफेक्ट करे, जिसको कर्निटस और बीमारी, तान की बीमारी भी हो जाती है, और कई बीमारियां जो दिमाग पे असर हो जाता है। तो अगर पीलिया लग रहा है तो ऐसे में वैसे तो डॉक्टर खुद ही सलाह दे देते हैं, पर डॉक्टर को दिखाएं। अगर वह नॉर्मल है तो वो कह देंगे कि आपको अभी कुछ नहीं करना है, 2 दिन बाद आके दिखा दीजिए एक बार और अगर वो किसी अलार्मिंग लेवल पे है तो उसको फिर बहुत ही आसान, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सही, आजकल इतने अच्छे, आजकल ट्रांसक्यूटेनियस बिलिरुबिनोमीटर एक अच्छा सा छोटा सा हथियार है जिसको सिर्फ स्किन पे लगा के नाप लेते हैं ब्लड टेस्ट से पहले कि क्या ये किसी खतरनाक स्तर पे जा रहा है। ऐसे में कुछ नहीं है, ट्यूबलाइट्स में फोटोथेरेपी जिसे कहते हैं उसमें रखना है बच्चे को, माँ का दूध पिलाते रहना है और वो कम हो जाएगा। बहुत कम केस में अगर समय पे उसका इलाज किया जाए तो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन या खून बदलने जैसी ज़रूरत तो बहुत रेयरली आजकल ज़रूरत पड़ती है। ज़रूरत ही नहीं पड़ती अगर समय से डॉक्टर की सलाह ली जाए और समय पे। तो आपको अगर जो डॉक्टर, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस समय पे डॉक्टर का राय ले लीजिए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि यदि आपके मन में कोई इतनी सी शंका भी है या आपको कुछ महसूस भी हो रहा है, आपको अनईजीनेस फील हो रही है या आपके बच्चे को आपको लग रहा है शायद कुछ अनईजीनेस हो जिसके बारे में आपको जानकारी ना हो, तो तुरंत अपनी डॉक्टर के पास जाएँ, उनसे परामर्श लें और खुद भी स्वस्थ रखें और अपने बच्चे को भी स्वस्थ रखें। क्यों डॉक्टर साहब, सही कह रही हो ना? बिल्कुल बिल्कुल जी। अब हम बात कर रहे थे जब बच्चा पैदा हो ही गया और हम बात कर रहे हैं कि उसे माँ का दूध उसकी इम्यूनिटी के लिए कितना ज़रूरी है, तो जो वैक्सीनेशंस होते हैं उनका भी एक बहुत मेजर रोल होता है। जब बच्चा पैदा हो जाता है तब से शुरू हो जाती है प्रक्रिया या पहले से गर्भधारण के टाइम भी बच्चे के लिए कुछ? गर्भधारण में जो हम इंजेक्शन टीटी और कई जगह आजकल टीडब भी लगाया जाता है, वो बच्चे के
में ही बीमारी से बचाव के लिए है, बच्चे जी। में टिटनस न हो। इसलिए आप देखेंगे जब से टीटी का सरकारी तौर पे फ्री हर एक माँ को लगाया जाता है, लगभग न्यूनेटल टिटनस गायब सा हो गया है। पहले के ज़माने में हमने बहुत केसेस देखे हैं। अब उसी तरह अब इतना अच्छा उदाहरण है ये वैक्सीनेशन का। ऐसे ही जो आगे भी नए वैक्सीन आए हैं, नवजात के समय में सिर्फ होते ही 3 वैक्सीन लगाए जाते हैं, वो ज़रूर लगवाने चाहिए। एक BCG का यहाँ लगाया जाता है, एक OPV की खुराक पिलाई जाती है 0 डोज, और एक हेपेटाइटिस B का वैक्सीन लगाया जाता है ये, और एक विटामिन के भी होते ही बच्चों को लगाया जाता है। ये सब लगवा लेना बहुत अच्छा रहता है और बहुत सारी बीमारियों से बचाव होता है। और उसके बाद समय समय से 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5, जिस तरह से डॉक्टर बताए, वैक्सीनेशन बराबर कराते रहना चाहिए। इससे बीमारियों, बड़ी बड़ी बीमारियां ख़त्म हुई हैं। आपने स्मॉल पॉक्स, बड़े चेचक की बीमारी ख़त्म होते देखी है, उसका टीका ही बंद हो गया आजकल। ऐसे ही धीरे धीरे पोलियो का उन्मूलन हुआ है। बिल्कुल। अपने देश से हो गया, और जगह से भी पूरे वर्ल्ड से हो जाएगा तो शायद ये बंद ही कर दिया जाए, परंतु तब तक हमें ढीले नहीं पड़ना है और वैक्सीनेशन बराबर कराना है। जी बिल्कुल। और यदि बच्चा प्री मैच्योर हो, क्या तब भी ये वैक्सीनेशन ऐसे ही दिए जाते हैं? थोड़ा BCG और PV वगैरह तो हमेशा दिया जाता है, और अब तो हेपेटाइटिस B के लिए भी कहते हैं दे सकते हैं, पर कई बार 2 किलो का होने का वेट करते हैं और वैक्सीन शुरू कर देते हैं जितना जल्दी हो। उससे माँ से भी अगर हेपेटाइटिस B है तो ट्रांसमिट होने की संभावना नहीं होती। जी। तो बहुत बहुत ज़रूरी है कि जन्म के टाइम लग जाए। बिल्कुल, क्योंकि हम हेल्थ की बात करें, इम्यूनिटी की, तो एक मालिश का भी एक बहुत चलन रहता है कि बच्चे को मालिश कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? शुरुआत में 10-15 दिन स्पेशली कॉर्ड है, या जब तक 10 दिन नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद भी जहाँ तक बच्चे की मालिश का सवाल है, बहुत अच्छी चीज़ है। उसको एक तो जहाँ तक हो सके मालिश वाली से ना कराएं, घर का कोई व्यक्ति प्यार से करे और बहुत हल्के हाथ से करे। उससे उसका खून का प्रवाह भी अच्छा होता है, उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। दूसरा प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा, कौन सा तेल इस्तेमाल करें? बिल्कुल, क्योंकि इतने कॉस्मेटिक्स आ गए हैं, खुशबूदार, इतने अट्रैक्टिव चीज़ें मार्केट में हैं, तो नहीं, अगर गर्मियाँ हैं तो सिर्फ नारियल का तेल, सर्दियों में भी कर सकते हैं, पर गर्मियों में तो सिर्फ नारियल का तेल ही इस्तेमाल करें मालिश के लिए। वो ठंडा होता है, बहुत अच्छा रहता है। और सर्दियों में आप ओलिव ऑयल भी कर सकते हैं। वैसे कोई भी तेल कर दें, कोई परेशानी नहीं है, परंतु सरसों का तेल बच्चों में इस्तेमाल ना करें। जी। जो बड़ों में मालिश के लिए कई लोग करते हैं, वो बच्चों में इस्तेमाल नहीं करें। जी। पर इसके फ़ायदे हैं, पर बहुत हल्के हाथ से करें और बहुत ध्यान से करें। जी। बच्चे के, क्योंकि स्किन जो है बहुत डेलिकेट होती है। साथ में हम ये भी देखते हैं, डायपर्स पहनाए जाते हैं बच्चों को। बड़े लोग कुछ और कहते हैं कपड़े को और डायपर्स को लेकर। एक को लगता है कि थोड़ा मदर्स भी रिलैक्स रहना चाहती हैं। किस तरह से बच्चे की जो हाइजीन है उसका ध्यान रखना चाहिए? देखिए, डायपर्स इस्तेमाल करने में कोई खराबी नहीं है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। एटलीस्ट रात में तो ज़रूर करना ही चाहेंगे, सब लोग ज़रूर करें, और दिन में भी कर सकते हैं। तो बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है हमारे यहाँ के टेम्परेचर में। एक तो हर 3 घंटे में, चाहे यूरिन पास किया हो या ना किया हो स्टूल पे, आपको बदलना ही है। और यूरिन अगर वो एक स्टूल पास कर रहा है, तब तो आपको हाथों हाथ बदलना ही है, चाहे वो अभी आपने बदला हो। परंतु और दूसरी बात, जब भी उसे एक आजकल वाइप्स भी आते हैं, नहीं तो सूती कपड़े को हल्का सा पानी में गीला करके उसे पोंछ लें, उसको थोड़ा सूखने दें। और अगर आप बहुत ज़्यादा डायपर्स ही यूज़ कर रहे हैं तो उसमें डायपर रैश क्रीम वगैरह आती हैं, या नारियल का तेल हल्का सा लगा दें ताकि रैश ना हो बच्चे में। और उसको डायपर हर 3 घंटे में तो अवश्य बदलना है। पर दूसरा तरीका यह है कि आप रात में पहना दें, दिन में सूती का। और एक चीज़ और है, चाहे आप डायपर पहनाएं, जैसे दिन में 2-3 घंटे बच्चे को, या कुछ समय जितना आप अफोर्ड कर सकती हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, बच्चे को नंगा भी रखें। अच्छा। हवा लगनी भी बहुत ज़रूरी है। जी। और मालिश करने के बाद भी आप सुबह के टाइम मालिश करें, और 10-15 मिनट सुबह की 7 से 10 बजे की धूप के बीच में 15-20 मिनट ही धूप और दें, अगर सर्दियों का मौसम हो, जब सर्दियों का मौसम हो तो शायद ये बहुत अनईजी होगा बच्चे के लिए भी। सर्दियों के मौसम में कैसे देखभाल करें? सर्दियों के मौसम में मालिश और ज़्यादा ज़रूरी है, पर थोड़ा सा धूप निकल आए, जब 8-10 बजे के बीच की धूप होती है, उसे धूप की जगह पे आप खिड़की से, जहाँ धूप आ रही हो वहाँ हवा ना हो,
वहाँ लिटा के उसे बच्चे को बहुत आराम मिलेगा। हल्के हाथ से मालिश करें, जी। ओलिव ऑयल से करें, विटामिन डी जो धूप से मिलता और है, विटामिन डी मिलेगा। और एक और चीज़ है, 1 साल की उम्र तक विटामिन डी ड्रॉप्स देना भी बहुत ज़रूरी है। माँ के दूध के जो 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध देना है और 1 घंटे के अंदर अंदर पिलाना शुरू करना है उसको। और माँ का दूध जो 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध दें और 1 साल तक विटामिन डी ड्रॉप्स जरूर दें। जी। जैसा आपने कहा कि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़रूरी है, माँ का दूध पिलाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए माँ का उतना हेल्दी होना भी ज़रूरी है। और आपने कहा था कि जैसे बच्चे को बहुत ज़रूरत होती है आसपास परिवार की, अपनी माँ की, तो जो नई माँ होती है उसे किस तरह की ज़रूरत होती है? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। एक बच्चे के जन्म के साथ माँ का भी जन्म होता है, माँ का दूसरा जन्म है, ये कभी ना भूलें। सिर्फ बच्चे को ना खिलाते रहें, माँ को भी उस समय, माँ बहुत ऐसी स्थिति में होती है, उसको बहुत ज़्यादा केयर की और प्यार की ज़रूरत होती है। उसे अपने पति के भी और परिवार के भी साथ की, और प्रीमेच्योर बच्चा हो तो एक हेल्पिंग हैंड होना बेहद ज़रूरी है। जहाँ माँ की ज़िंदगी 3 महीने के लिए ऐसी हो जाती है कि उसे ना नींद मिल रही है ना, उसमें एक हेल्पिंग हैंड नहीं तो माँ को पोस्टपार्टम साइकोसिस एक बीमारी है जो डिप्रेशन में चली जाती है और वो बच्चे को भी नहीं ध्यान देगी, तो इनडायरेक्टली बच्चे को भी नुकसान होगा उसका। तो कहीं ना कहीं माँ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, बच्चे का स्वस्थ होने के लिए माँ का स्वस्थ होना भी उतना ही। डॉक्टर मधु, आपने जो भी हमें जानकारी दी है, एक चीज़ और बताऊंगी। जी बिल्कुल मैम। कंगारू मदर केयर। अच्छा। माँ के बच्चे के पैदा होते ही अगर माँ को माँ के स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रखा जाए, उसके बच्चे के बहुत फ़ायदे हैं। जैसे मैंने बताया, बच्चे का एक तो टेम्परेचर मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है, उसमें उसे वो एहसास होता है माँ के स्किन से स्किन कांटेक्ट में कि वो एक तो शायद गर्भ के अंदर ही एक सुरक्षित महसूस होता है। दूसरा, माँ बच्चे की बॉन्डिंग बेटर डेवलप होती है जी। वो ताउम्र उसके मानसिक विकास में हेल्प करती है और उनके बॉन्डिंग में हेल्प करती है। दूसरा, माँ का दूध अधिक बनता है उससे, जो अपने कहते बनता नहीं है। अगर शुरू से माँ के बच्चे को माँ के स्किन के कांटेक्ट में रख दिया जाए तो वो, और बच्चे का माँ की धड़कन के साथ उसका जो तारतम्य होता है, उसको किसी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम या एपनिया या सांस रुकने की तकलीफ भी बहुत ना के बराबर होने की संभावना होती है। इसको कंगारू मदर केयर कहते हैं। और ये देखा जाए तो हम देखते हैं, अपने घरों में देखते हैं, माँ ऐसे ही अपने बच्चे को पालना चाहती है। और इसका जो टर्म है कैंगरू मदर केयर, वाकई डॉक्टर साहब ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इमोशनल भी हैं, फिजियोलॉजिकली भी बहुत ज़रूरी है और हर तरीके से एक माँ के लिए भी और बच्चे के लिए ही बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर मधु, आप स्वस्थ देश में, और आपने जो भी जानकारी जितनी सहजता से दी है, हमें पूरी उम्मीद है जो दर्शक हमसे जुड़ी हुई होंगी, जो बहनें, जो माएँ, वो ज़रूर से उससे बहुत लाभान्वित होंगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।